नमस्कार दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आरपीएससी 2013 वैकेंसी के दौरान जो इंटरव्यू हॉल में मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंस उस समय का रहा उसके बारे में बताने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 2 एक्सपर्ट्स सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं और 2 आरपीएससी के मेंबर्स मौजूद रहते हैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के लिए। तो जैसे ही जाके मैंने ग्रीटिंग किया, परमिशन लेने के बाद ग्रीटिंग किया और जैसे मैं बैठा, उन्होंने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि आर यू रिलैक्स। तो जब मैंने बोला कि यस आई एम रिलैक्स, देन उन्होंने सेल वी स्टार्ट और फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट किया। तो सबसे पहले सर्जरी के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका था कि सर्जिकल पैक क्या होता है और सर्जिकल पैक में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं और उसे आप कैसे स्टरलाइज करोगे। तो मेरा आंसर था कि सर्जिकल पैक जो है सर्जरी के दौरान एनुअल पैक होता है जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो सर्जरी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हीमोस्टेट होता है, आर्टरी फोर्सेप होता है, मेयो सीजर होता है, कर्व सीजर होता है, बीपी हैंडल होता है, निडल होल्डर होता है, बीपी प्लेट होती है, वेंगार्थ रूमेनोटोमी सेट्स, ये सबसे मिला के सर्जिकल पैक बनाया जाता है। अब कैसे स्टरलाइज करेंगे, तो स्टरलाइज जो है ऑटोक्लेव के प्रोसेस से करेंगे जिसमें आपको 121 सेंटीग्रेड टेम्परेचर 15 मिनट के लिए 15 ATM प्रेशर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखना होता है। दूसरा सवाल उनका था कि रूमेनोटोमी क्या होता है और इसका क्या प्रोसीजर आप अपनाएंगे। तो रूमेनोटोमी रूमन को इंसाइज करना और इसका प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट फ्लैंक पे पैरा लंबर फोसा पर साइड प्रिपेयर करेंगे एसेप्टिकली। उसके बाद हम इन्वर्टेड एल ब्लॉक एनेस्थीसिया काम में लेंगे। उसके बाद स्किन को इंसाइज करेंगे अबाउट 10 सेंटीमीटर। उसके बाद फेशिया इंसाइज करेंगे, देन मसल्स इंसाइज करेंगे, देन पेरिटोनियम को इंसाइज करेंगे, देन रूमन को इंसाइज करेंगे। तो इसके बाद रूमन ओपन हो जाता है और जो भी प्रोसेस कैरिड आउट करना होता है वो करते हैं। उसके बाद रूमन में हम वेनगार्थ रूमेनोटोमी सेट अप्लाई कर देंगे। फिर रूमन को हम खाली करना है तो खाली कर सकते हैं, या कोई नीडल या कोई पेनिट्रेट चीज़ है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद रोमन को हम वापस क्लोज करेंगे विथ लैम्बर्ट सूचर। देन हम पेरिटोनियम और मसल्स को क्लोज करेंगे विथ कंटिन्यूस सूचर। देन सब क्यूटेनियस टिश्यू को सब क्यूटिकुलर सूचर से क्लोज करेंगे और स्किन को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के साथ क्लोज करेंगे। इसमें जो सूचर मटेरियल काम आएगा वो नायलॉन या सिल्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सपर्ट द्वारा पूछा गया वो ये था कि डोपिंग क्या होती है। आजकल ये शब्द बड़ा प्रचलन में है, इसके क्या इफेक्ट है। तो डोपिंग, मेरा आंसर था कि डोपिंग एक ऐसे सब्सटेंसेस काम में लेना जो न्यूट्रिशनल ना हो बट इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि एनिमल्स की स्टेमिना, स्ट्रेंथ और उनकी पावर को थोड़ा इंक्रीज किया जा सके। ये स्पेशली हॉर्स रेसिंग के दौरान काम में ली जाती है, लाइक फ्यूसेरामाइड, NSAID। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका PG किस में है, तो मैंने बताया वेटनरी एक्सटेंशन में। तो फिर उन्होंने पूछा कि वेटनरी एक्सटेंशन क्या होता है। तो एक्सटेंशन से मतलब ये है, मेरा आंसर ये था कि एक्सटेंशन मतलब एक्स और टेंशन, मतलब जो चीज़ें लैब में बन रही है, जो रिसर्च में बन रही है, उनको टेंशन करके मतलब खींच के फील्ड तक पहुँचाना, और जो फील्ड की प्रॉब्लम है वो वापस लैब तक पहुँचाना, ये एक्चुअली एक्सटेंशन का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनका था कि एक्सटेंशन टीचिंग स्टेप क्या होता है और कितने होते हैं। तो मैंने बताया कि एक्सटेंशन टीचिंग स्टेप टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। कौन वो? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, ऐसे 6 एक्सटेंशन टीचिंग स्टेप्स होते हैं। फिर एक क्वेश्चन और पूछा उन्होंने कि 3 ऐसी डिजीज बताइए जो केवल मेल कैटल में होती हैं। मेरा आंसर था ओर्काइटिस, बेलेनोप्रोस्टाइटिस एंड इंग्वाइनल हर्निया। उसके बाद जो सेकंड एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ इन्होंने इशारा किया कि अब आप इंटरव्यू ले सकते हैं। तो जो गायनी से थे तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे किया कि एस्ट्रस साइकिल क्या होता है और इसकी क्या ड्यूरेशन होती है कैटल में। तो मेरा आंसर था कि एस्ट्रस साइकिल मेमेलियन फीमेल में एक्सेप्ट ह्यूमन, मेमेलियन फीमेल में जो है साइक्लिक फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं वो एस्ट्रस साइकिल कहलाते हैं। इसकी 4 फेजेज होती है, प्रोएस्ट्रस,
एस्ट्रस, मेटास्ट्रस और डायस्ट्रस। तो उन्होंने पूछा कि कैटल में से क्या ड्यूरेशन होती है, तो इट्स अबाउट 21 डेज। उनका था कि एआई अगर किसी कोई जानवर शाम को हीट के लक्षण, ताव के लक्षण अगर शो कर रहा है तो आप उसमें एआई कब कैरिड आउट करेंगे? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो कब करेंगे? तो फिर मैंने बताया कि 12 आवर्स के अपन ड्यूरेशन में करेंगे। अगर वो इवनिंग में आपको हीट के लक्षण शो कर रही है तो हम मॉर्निंग में कैरिड आउट करेंगे। अगर मॉर्निंग में हीट के लक्षण शो कर रहे हैं तो हम इवनिंग में एआई जो है वो कैरिड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था कि लोचिया क्या होता है। आंसर था कि लोचिया आफ्टर पार्चुरेशन जो वेजाइनल और जो ट्रांसक्रीशन होते हैं उनको लोचिया कहा जाता है। फिर उन्होंने पूछा इसमें क्या कंपोजिशन होता है, तो इसमें यूट्राइन टिश्यू होता है, ब्लड होता है, म्यूकस होता है, ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था कि ओवेरियन फोसा क्या होता है और किस स्पीशीज में पाया जाता है। तो जो ये बेसिकली मेल में पाया जाता है। एक ओवरी में एक डिप्रेशन होता है जिसको ओवेरियन फोसा कहा जाता है और वहीं से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होती है। फिर उनका क्वेश्चन था कि डिस्टोकिया क्या होता है, टाइप ऑफ डिस्टोकिया एंड हाउ टू करेक्ट दी डिस्टोकिया। तो सर्विस को डायलेट करने के लिए तो सबसे पहले उसका यूज करेंगे। उसके बाद अगर बच्चेदानी का मुंह ओपन हो गया, सर्विक्स डायलेट हो गया, तो हम ऑक्सीटोसिन और कैल्शियम जो है एनिमल्स को डिलीवरी कराने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर हम पर वेजाइनल ही मैनुअली चेक करेंगे कि ग्लैंड टोर्सन तो उसमें नहीं है। अगर टोर्सन को हम मैनुअली करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके प्रेजेंटेशन को सही करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर हम जो है सिजेरियन सेक्शन जो है वो कैरिड आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि गायनी से रिलेटेड फील्ड में क्या मेजर प्रॉब्लम्स है। तो उस समय मुझे 2 ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी लगती थी। एक तो एनेस्टस की जानवर लगातार हीट में नहीं आ रहा है, और दूसरा जो है रिपीट ब्रीडिंग कि आपने एआई करी या नेचुरल इंसेमिनेशन किया लेकिन फिर भी जो है जानवर ठहर नहीं रहा है, पूरी प्रेगनेंसी कैरिड आउट नहीं कर रहा। तो ये 2 बड़ी समस्याएं हैं जो मुझे फील्ड में गायनी से रिलेटेड लगी। इसके बाद उन्होंने आरपीएससी मेंबर की तरफ इशारा किया कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हो गए, अब आप जो है पूरा करिए, आप नेक्स्ट स्टेप को कंप्लीट करिए। तो इसके बाद श्रीमान खिचड़ साहब ने मुझसे इंटरव्यू कंडक्ट किया। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब आजकल राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये बहुत चर्चा में, क्या है ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन केंद्र सरकार के द्वारा सन 2014 में चलाया गया था। इसके अंतर्गत देसी गायों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है, जिसका मुख्य उद्देश्य एआई की फैसिलिटी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की फैसिलिटी इंक्रीज करना है, सेक्स सॉर्टेड सीमन को बढ़ाना है ताकि फीमेल ही पैदा हो, और अल्टीमेटली मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करके उत्पादन और पशुपालकों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को बढ़ाना है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इससे रोजगार के अवसर का क्या फ़ायदा मिला। तो उस समय 10th पास जिन्होंने 10th कंप्लीट कर रखी थी उन लोगों को एआई वर्कर के रूप में स्थापित किया जा रहा था। उन्हें एआई की ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि पशुपालकों को उनके द्वार तक एआई की फैसिलिटी आराम से मिल जाए और स्वरोजगार भी उत्पन्न हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जल स्वावलंबन योजना क्या है। तो ये उस दौरान लॉन्च की गई थी। जनवरी 16 में राज्य सरकार द्वारा गाँवों को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना लागू की गई थी ताकि आप वर्षा का जल बचा सको, उसको सुरक्षित कर सको और वर्षा का जल बर्बाद ना हो और गांव जो है जल के मामले में आत्मनिर्भर हो। फिर उन्होंने पूछा कि डीबीटी क्या है। ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा आजकल प्रयोग में आ रही है, तो डीबीटी से आप क्या समझते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये इकोनॉमिक या पैसे को ट्रांसफ़र करने की एक स्कीम है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो और भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी किसान को अगर बेनिफिट मतलब इकोनॉमिकली फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है तो वो वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र करे और वो डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंच जाए, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है। फिर उन्होंने भामाशाह योजना के बारे में पूछा कि भामाशाह योजना क्या है। तो ये राज्य सरकार की योजना थी जो महिलाओं को सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही थी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा वेटनरी फील्ड से रिलेटेड AWBI, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, लेकिन उन्होंने सिंपल पूछा कि AWBI से आप क्या समझते हैं। तो फिर मैंने बताया कि AWBI जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि चेन्नई में है, उसकी फुल फॉर्म है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या काम करती है, कि जीवों को क्रूरल्टी से बचाती है और ये ऐसे लॉ बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद करती है, एडवाइस करती है ताकि एनिमल का वेलफेयर हो। पहला क्वेश्चन था कि हम आपका ही क्यों चुनाव करें। तो मेरा जवाब यही था कि जब मेरी यूजी चल रही थी और उसमें मेरा इंटर्न का दौर था, तो मैंने उस समय क्लिनिकल एक्सपोजर तो पूरा मिला है मुझे, बट चूँकि मैंने उस समय एक समस्या देखी कि जो गवर्नमेंट है वो जो पॉलिसीज बना रही है, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो जो भी पॉलिसीज बना रही है वो एंड कंज्यूमर मतलब किसान तक नहीं पहुंच पा रही। जो किसान की एक्चुअल प्रॉब्लम है वो रिसर्च लैब तक नहीं पहुंच पा रही। तो इसलिए एक्सटेंशन ऑफिसर, जो कि वेटनरी ऑफिसर होने के नाते मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, इसलिए आपको मेरा चुनाव करना चाहिए। और क्योंकि मेरा पीजी एक्सटेंशन फील्ड में हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि ज़्यादा लोगों के साथ कैसे डील करना है, किस प्रॉब्लम्स को हम आसानी से सुन सकते हैं, उनमें से चुनाव करने के लिए मैं सबसे बेटर ऑप्शन हूँ, इसलिए आप मेरा चुनाव करें। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप टोंक से हैं, तो टोंक से क्या क्या चीज़ें फेमस हैं। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि हमारे यहाँ से APRI, अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बनस्त्री विद्यापीठ, CSWRI जो हमारे फील्ड से है, सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि अभी का नगर मालपुरा में है, और बिसलपुर डैम, ये 4 चीज़ें बहुत फेमस हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि APRI किस चीज़ के लिए फेमस है। तो उस समय जो है APRI, अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी कुरान बनाई थी, वो उसके लिए फेमस है। तो उन्होंने पूछा बनस्थली विद्यापीठ में पंचमुखी शिक्षा से क्या मतलब है, कि बच्चियों का फिजिकल, प्रैक्टिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक विकास हो पाए पढ़ाई के साथ साथ। ये विद्यापीठ जो है हमारे फर्स्ट मुख्यमंत्री पंडित हीरालाल शास्त्री ने 1935 में स्टार्ट की थी। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था मुझसे कि आप 3 फेमस वेटनरियन का नाम बताइए जिन्होंने वेटनरी फील्ड में नाम ना गंवा के और फील्ड में अपनी जगह बनाई हो। तो उनके नाम थे फर्स्ट नीतीश भारद्वाज, जिन्होंने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का रोल किया था, मोहन भागवत जो RSS प्रमुख हैं, और श्रीमान संजीव बालियान जी जो केंद्रीय मंत्री बने। ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने वेटनरी फील्ड से जो है हटके अपनी जगह बनाई। फिर उन्होंने मुझसे लास्ट क्वेश्चन पूछा कि चलिए आप बताइए कि 3 फेमस लोकगीत जो राजस्थान के हैं वो बताइए। तो फिर मैंने उन्होंने बताया, इस क्वेश्चन पे आके मैं थोड़ा अटका, लेकिन एक मुझे याद आया कि हमारे वहाँ डिगीगल लैंड जी का बहुत फेमस मंदिर है टोंक में। तो मैंने उनको बताया कि बाजे जा नौबत बाजा हमारा डिगीपुरी का राजा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं, आप गा के सुनाओ तब तो इसका मज़ा है। तो फिर 1 सेकंड गलत तो मैं शक पकाया, लेकिन मैंने कहा इंटरव्यू चल रहा तो बात तो माननी पड़ेगी। तो फिर मैंने उन्हें गा के भी सुनाया। उसके बाद बाकी 2, तो फिर मैंने उन्हें सॉरी सर बोला कि मैंने कहा सर अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बताया चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं आपको। तो फिर उन्होंने जो सबसे फेमस लोकगीत है उसके बारे में बताया कि आपने वो छोड़ दिया केसरिया बालम पधारो नहीं हमारे देश, इससे अच्छा तो क्या ही लोकगीत राजस्थान के लोगों के लिए। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब ये तो हमने बता दिया केसरिया बालम पधारो नहीं हमारे देश, आप बताओ बालम केसरिया कैसे हो गया। तो मुझे फिर कोई आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने कहा सॉरी सर, चलिए आप बताइए कि जिसको भी आप अपने प्रदेश में बुला रहे हो उसको आपने बालम की संज्ञा क्यों दी है। बालम तो प्रिय, प्रेयसी या अब हस्बैंड वाइफ के लिए काम में लेते हैं। फिर मैंने कहा सर एग्जैक्ट सवाल का आइडिया तो मुझे नहीं है, लेकिन शायद हम जिसको भी बुला रहे हैं हम उतना प्यार करेंगे उसको, उस विदेशी पर्यटक को या जो राजस्थान से बाहर के लोग उनको इतना प्यार करेंगे कि हम उनको बालम जितना प्यार करेंगे और उसे किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देंगे। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है। उसके बाद मैंने थैंक यू करिए और इंटरव्यू कंप्लीट किया। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस मेरे इंटरव्यू के दौरान, क्या क्या क्वेश्चन मुझसे हुए, क्या सवाल जवाब हुए।
आशा करता हूँ कि ये आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए बहुत मददगार होगा। आपको नई इंसाइट मिलेगी कि इंटरव्यू रूम में कैसा माहौल होता है। माहौल बहुत फेमिलियर होता है, बहुत आराम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको विद कॉन्फिडेंस बहुत आराम से जवाब देना होता है। और कोशिश करूँगा कि आगे भी नए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके इंटरव्यू के लिए लाभदायक होगी वो आपके लिए प्रेषित कर सकूँ। मैं आगे भी और चीज़ों के लिए और सब्जेक्ट वाइज भी कुछ वीडियोज़ आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, बट हमें इससे बहुत वैल्यू मिलती है। धन्यवाद।